जीव विज्ञान जो बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले जितना भी पार्ट अपलोड किए हैं प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजी में कोशिका के बारे में, उसके बाद पोषण के बारे में। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, और वीडियो को जितना हो सके ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि आपको क्या चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जैव कोशिका के किस कोशिका अंग में ऊर्जा घर होता है। तो जैव कोशिका के जो कोशिका अंग में ऊर्जा घर होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी, जो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी होता है, वह अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। अगला, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो वह प्लीहा में पाया जाता है। किसमें? प्लीहा में। करा लसिका कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है? तो प्लीहा में पाया जाता है। अगला है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र जो नहीं पाया जाता वह छिपकली में नहीं पाया जाता है। छिपकली किस में आता है? तो सरीसृप में आता है। किसमें? सरीसृप। आगे है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। यह किस में आता है? पादप में आता है। आगे है कि पिंड कहाँ पाए जाते हैं? तो वह अंडाशय में पाया जाता है। अंडाशय को ही ओवरी कहते हैं। अगला है कि प्रकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपोटोमिक्स कहा जाता है। अगला है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होते हैं? तो वह हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए किस में होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो पाचन थैली या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखेगा, कोशिका के आत्महत्या की थैली या पाचन थैली लाइसोसोम को जाना जाता है। अगला, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है? वह तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होने का कारण यह न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन में विकसित नहीं होता है। अगला है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अगला है कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि करना इसका काम रहता है। अगला है कि जीन शब्द सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द जो सबसे पहले बोले थे वह जोहानसनबर्ग ने बोले थे। अगला है कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? तो वह किया था टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। अगला है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रभाविति। आगे देखिए, आगे की कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किस से मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों से मिलकर बना होता है। आगे देखिए, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कह रहा है कौन सा कोशिका अंग जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो वह है राइबोसोम है। राइबोसोम जो है कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो वह होगा 46, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो जोड़ा में होता है 23 जोड़ा। इसे याद रखेगा। अगला है कि कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की रचना का घटक है? तो वह है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका जीव यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका किसे कहा जाता है? तो उसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका जीव है। अगला है कि किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जो माना जाता है जीव द्रव को माना जाता है। अगला है कि कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पतिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो हरित लवक जो होता है वह पादप में होता है। अगला है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है कोरेलियस लिनियस को माना जाता है। अगला है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो वह होता है जीव द्रव तंतु से होता है। अगला है कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो वह पोटेशियम प्लस इसे देगा ऑप्शन में, तो उसे मारिएगा। अगला है कि किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दिया जाता है? तो गोल्जी क्वाइको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन का प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था रॉबर्टसन दिया था। कब दिया था? तो 1959 ईस्वी में। अगला है कि कोशिका भित्ति की रचना कैसी होती है यानी सेल वॉल की रचना कैसी होती है? तो प्रागम्य होता है। क्या होता है? प्रागम्य होता है।
आगे देखिए कि सबसे छोटी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तभी बताए थे माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। अगला विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा का होता है। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है, तो सेरिबेलम की ग्लिक्यूल सेल को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है, तो अंडाणु को कहा जाता है, जो मादा में होता है, केवल स्त्रियों में यानी मादा में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो ब्रेन में रहता है यानी मस्तिष्क में रहता है। अगला है पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। पुरुषों में पूछेगा तो शुक्राणु और महिलाओं में पूछेगा तो फिर हो जाएगा अंडाणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या होता है, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका होता है जो कार्लोपोटेक्सफोलिया होता है। आगे देखिए पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है, अंडवाहिनी में संपन्न होती है। आगे देखिए पोषण के बारे में देखते हैं और वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, तो वह प्रोटीन। जिसे प्रोटीन नहीं मिलेगा उसका शरीर में वृद्धि यानी कि लंबाई या फिर मोटाई भी कर सकते हैं, इसमें कमी आ जाएगा। अगला है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह गाजर है। पपीता भी कहीं कहीं देता है, पपीता। अगला है कि प्रोटीन, आप कमेंट में बताइएगा कि विटामिन ए जो है कहाँ भंडारित होता है, हमारे शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ भंडारित होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है, तो प्रोटीन एवं वसा के दोनों की प्रचुरता जो होता है वह मूंगफली में होता है। अगला है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। कह रहा है कि शरीर में त्वचा के नीचे जो विद्यमान वसा होता है, फैट जिसे बोलते हैं, शरीर की उष्मा यानी तापमान के ह्रास की वृद्धि को अवरोधक करता है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो ऊतकों का निर्माण जो टिश्यू का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। अगला है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो वह सूर्य से होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। यह तत्काल ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा बनता है, सबसे ज़्यादा या जल्दी कह सकते हैं। आगे है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, तो वह है ट्रिप्सिन। अगला है कि समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 45 ग्राम। कितना, लगभग 45 ग्राम। अगला है कि स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी कि स्तनपान यानी जिनके बच्चे दूध पीते हैं उन महिलाओं के लिए कितनी प्रोटीन की होनी चाहिए, तो 70 ग्राम प्रोटीन, जबकि समान कार्यकाल यानी कार्य करने वाली महिला के लिए 45 ग्राम। अगला है कि लार जो है यानी सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है, तो वह स्टार्च को पाचन में सहायता करता है। अगला है अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 जो कि बसीय अम्ल है। अगला कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है, तो पाचन की अधिकांश क्रिया जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब शुरू कहाँ से होता है, शुरू मुख से हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। अगला है मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो बहुत असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध खराब होता है। अगला कि फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके कारण हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच मध्य संतुलन बनाए रखता है, तो फास्फोरस। अगला पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो हरा सब्जी जो होता है, सब्जी जिसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक होता है यानी आयरन का। अगला है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है, तो वह रेनिन करता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो आपसे पूछे थे क्वेश्चन, तो आप जो कमेंट किए होंगे तो उनको मिल गया होगा, यकृत। अगला है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो वह प्रोटीन है। कह रहा है अधिकांश प्राणियों जो जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, तो वह प्रोटीन होता है। अगला है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है, यानी सेब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए, आगे है कि दूध से प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होता है। यानी दूध में अगर पूछेगा आपसे कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो वह विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसके अलावा लगभग चीज़ पाया जाता है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। अगला है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो वह सोयाबीन में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि अल्फा केराटिन का नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो वह त्वचा में पाया जाता है। अगला है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन पाया जाता है। अगला है कि गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग होता है। किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है गाय का दूध। अगला है दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण श्वेत रंग होता है, तो वह कैसिन के कारण, किसके, कैसिन नामक प्रोटीन के कारण। आगे देखिए कि इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा जो होता है खट्टे फलों में, यानी कि आंवला,
नींबू, संतरा, ये सब में होता है। अगला विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का किरण है, सूर्य का प्रकाश भी से कह सकते हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का, और तत्कालिक भी होता है, यानी सबसे पहले हो जाता है। अगला कौन सा विटामिन की कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो विटामिन B6 है। अगला कि सब्जियों से मुक्तः किसे प्राप्त किया जाता है? सब्जियों से मुक्तः हमें क्या प्राप्त होता है? तो वह विटामिन होता है और आयरन होता है, आयरन याद रखिएगा। अगला है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी होते हैं? तो पानी में कुछ भी कैलोरी नहीं होता, यानी 0। अगला है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें इमाइलेज की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला है दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? तो वह होता है लैक्टोज होता है, और दूध से दही जो बनता है वह भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही बनता है। अगला है किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है जो विटामिन C की कमी से होता है, जिसे अस्कर्विक अम्ल भी कह सकते हैं। अगला है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस B और इस तरह से होता है, यह यकृत में होता है, यानी लीवर में। अगला किसके संश्लेषण में विटामिन K की यानी विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन की होती है। अगला है कि पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में किया जाता है, यानी होता है? तो पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधे में जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला विटामिन होता है, तो विटामिन क्या होता है? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे देखिए कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थ से भंडारण के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे देखिए कि कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज किया था? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला कि विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन ए जो है वह कॉड यकृत तेल में होता है, जो मछली के तेल भी कह सकते हैं, शकरकंद में, गाजर में, शकरकंद भी है, शकरकंद लिखा है, गाजर और पालक में। अगला कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जो शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोलामिन है। अगला खट्टे फलों में कौन सी विटामिन? अभी बताए थे, खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो घाव भरने में जो है विटामिन C सहायता करता है। अगला है कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग जो होता है विटामिन B2 के कमी से होता है। अगला है कि थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का है। अगला है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो जल में BC है। कौन सा है? BC। और वसा में पूछेगा तो वसा में ADKE। अगला है प्लेगरा और अस्कर्वी रोग क्रमशः किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेगरा जो होता है विटामिन B3 से होता है, और अस्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। अगला विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो केसीफेरॉल है। क्या नाम है? केसीफेरॉल। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से होता है। किससे? सूर्य से प्राप्त होता है। अगला विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है, जो सूखा रोग भी कह सकते हैं। रक्त थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन K की आवश्यकता होती है। अगला है कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता की कमी होती है? तो विटामिन E की कमी से। किससे? विटामिन E की कमी से। विटामिन E की रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल नाम है। अगला है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन A को कहा जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। अनाज के छिलके में जो होता है विटामिन B1 पाया जाता है। अगला है कि भोजन में रेशे का महत्व क्या होता है? तो भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता करती है। भोजन में रेशे का जो महत्व होता है वह पाचन क्रिया में सहायता करता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। ट्यूमर किससे बनता है? तो वह बनता है ग्लूकोज की अधिकता के कारण। आगे चलिए, आगे देखिए कि दीर्घ मात्रिक खनिज जैसे कैल्शियम तो कैल्शियम हमें क्या फायदा करता है, यानी महत्व है? तो दांतों और अस्थियों यानी दांतों और हड्डियों की रचना और रुधिर स्कंदन की तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में करता है। फास्फोरस दांत और हड्डी की रचना तथा अम्ल क्षार में संतुलन बनाता है। अम्ल और क्षार में हमारे शरीर में संतुलन कौन बनाता है? तो फास्फोरस बनाता है, जिसमें ATP और DNA को भी सहायता करता है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन जैसे विटामिनों का घटक होता है। अगला है कि कैल्शियम जो है क्या फायदा करता है? तो अम्ल क्षार संतुलन और जल संतुलन और तंत्रिकाओं की क्रियात्मक इकाई को सहायता करता है। अगला है क्लोरीन है जो जठर रस का अम्ल क्षार में संतुलन बनाता है। अगला है सोडियम अम्ल क्षार का संतुलन बनाना, जल संतुलन में संतुलन बनाना और तंत्रिकाओं की क्रियात्मक इकाई को भी सहायता करता है। अगला है मैग्नीशियम क्या शरीर में फायदा करता है? तो वह करता है ग्लाइकोलाइसिस
तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं को एंजाइमों का संगठन करता है। अगला है खनिज। खनिज और प्रमुख स्रोत, जैसे लोहा। लोहा हमें किससे प्राप्त होता है? तो केला एवं खजूर या हरी सब्जी से होता है। पोटेशियम हमें किससे होता है? तो पालक से। आयोडीन, आयोडीन युक्त सामान नमक। और कैल्शियम दूध एवं अंडे से होता है। अगला है कि कौन सा तत्व किडनी में पत्थरी को बनाने में रोकता है, यानी बनने से रोकता है? तो कौन सा तत्व जो है किडनी में जो पत्थरी सुन जाते हैं बार बार, या सभी को सुनते होंगे कि इनको पत्थरी हो गया, तो किससे बनता है? तो वह रोकता है। बनता तो जो है किडनी में तो कैल्शियम ऑक्जिलेट रहता है, लेकिन रोकता है कौन? तो मैग्नीशियम रोकता है। कौन रोकता है? मैग्नीशियम रोकता है। अगला है कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग होता है? तो वह है आंवला। स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोग होता है तो वह आंवला है। अगला है कि एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? तो वह होता है 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा तथा 3/5 कार्बोहाइड्रेट के रूप में होना चाहिए। अगला है कि किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वह होता है वसा से। वसा से 9.4 केल्विन होता है। आगे देखिए कि किसकी कमी से क्रिटिनियस यानी मंदबुद्धि एवं बौने रोग हो जाता है? तो वह आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला कौन सा विटामिन शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वह विटामिन ए होता है। आगे देखिए, आगे है कि विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति यानी विटामिन डी जिनको कमी हो जाएगा उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है। सूर्य के प्रकाश से होता है, इसे याद रखिएगा। तो आज आपको हम पढ़ाएं क्या क्या? तो पहला में कोशिका बताएं और दूसरा में पोषक तत्व बताएं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के बारे में आप जानें कि मैग्नीशियम कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या क्या करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी आश्रित रहता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा एंजाइम को संगठन करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसी बुक में मिलता है, दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।